नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक हिला देंगी। आज की कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कोंकण रेलवे के भूतिया रहस्यों से जुड़ी है। ये कहानी एक मालगाड़ी ड्राइवर की है जिसने अपनी आंखों से कुछ ऐसा देखा जो साइंस और तर्क से परे था। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन रुको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी और सच्ची कहानियां लाते रहेंगे। यह घटना कोंकण रेलवे के राजापुर रोड और वैभववाड़ी स्टेशन के बीच घटी थी। यह हिस्सा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आता है और यहाँ कई सुरंगें और घने जंगल हैं। ये इलाका कुख्यात है अजीब हादसों और गुमशुदा लोगों के लिए। मेरा नाम प्रभाकर नाइक है और मैं पिछले 22 सालों से रेलवे में ट्रेन ड्राइवर हूँ। मुझे आज भी वो रात याद है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। 25 अगस्त 2005 की बात है। मैं मालगाड़ी चला रहा था जिसमें कोयले से भरे 38 डिब्बे थे। मेरी ड्यूटी थी रात 1 बजे राजापुर रोड से निकलकर वैभववाड़ी स्टेशन तक ट्रेन पहुंचाने की। रात का वक्त था, घना जंगल चारों तरफ फैला हुआ था, तेज बारिश हो रही थी और ट्रैक के किनारे सिर्फ अंधेरा था। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जब मैं ट्रेन को सुरंग नंबर 47 के पास ला रहा था, अचानक सामने का सिग्नल लाल हो गया। मुझे अजीब लगा क्योंकि रात के वक्त इस रूट पर मालगाड़ियां बिना रुके चलती हैं। मैंने रेडियो पर कंट्रोल रूम को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी मेरा असिस्टेंट ड्राइवर राजेश कांपती आवाज में बोला, सर वहाँ देखिए। मैंने खिड़की से बाहर झांका। सिग्नल पोस्ट के ठीक नीचे कोई खड़ा था, बिना सिर का आदमी। वो आदमी रेलवे ट्रैक के बीचों बीच खड़ा था। उसका शरीर मैला कुचैला था, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसका सिर नहीं था। मैंने डर के मारे हॉर्न बजाया, लेकिन वो हिला भी नहीं। फिर अचानक वो आदमी हमारी तरफ दौड़ पड़ा। राजेश चीख पड़ा, सर ब्रेक मारो। मैंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और मालगाड़ी झटके से रुक गई। ट्रेन सुरंग के एकदम सामने रुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा था, बारिश अब भी तेज हो रही थी और हमें ट्रेन के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने राजेश की ओर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। तभी सुरंग के अंदर से किसी औरत की चीखने की आवाज आई, बचाओ। हम दोनों सुन्न हो गए। इतनी रात को इस सुनसान सुरंग में कोई औरत कैसे हो सकती थी? हमने हिम्मत जुटाई और टॉर्च जलाकर सुरंग के अंदर देखा। टॉर्च की रोशनी में हमने जो देखा उसने हमारी रूह कंपा दी। एक औरत की परछाई दीवार पर थी, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। फिर अचानक ट्रेन अपने आप चलने लगी। हम दोनों तेजी से भागकर इंजन में बैठे और मैंने बिना देखे ट्रेन को आगे बढ़ा दिया। सुबह जब हम वैभववाड़ी स्टेशन पहुंचे तो हमने वहां के रेलवे गार्ड को पूरी घटना बताई। उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। आज से 40 साल पहले इसी सुरंग में एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। ड्राइवर का सिर कट गया था और एक महिला यात्री ट्रेन के नीचे कुचल गई थी। तब से हर कुछ सालों में कोई न कोई ट्रेन ड्राइवर इस जगह अजीब चीजें देखने की बात करता है। शायद उन आत्माओं को अब भी मुक्ति नहीं मिली। जब भी मैं इस रूट पर जाता था, मैं उस सुरंग से गुजरते वक्त आंखें बंद कर लेता, क्योंकि कभी कभी मुझे फिर से वही चीखें सुनाई देती थी और ट्रेन के ऊपर किसी के चलने की आवाजें। दोस्तों, आज की दूसरी कहानी पर चलते हैं। यह कहानी भारत के हाईवे 44 की है, जो उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ है। यह भारत का सबसे लंबा हाईवे है, लेकिन इसके कुछ हिस्सों में अजीब और खौफनाक घटनाएं होती रहती हैं। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की जुबानी है, जिसने इस हाईवे पर वो देखा जो शायद कितने ट्रक ड्राइवर के साथ ऐसा होता होगा। मेरा नाम रमेश यादव है। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मेरा काम सामान की डिलीवरी करना है और कई बार मुझे रात भर ड्राइव करना पड़ता है। ये घटना साल 2018 की है, जब मैं दिल्ली से नागपुर जा रहा था। उस दिन मैंने देर रात तक ट्रक चलाया क्योंकि माल समय पर पहुंचाना था। रात के करीब 2:30 बजे मैं मध्य प्रदेश के पास हाईवे 44 पर था। ये रास्ता बेहद सुनसान था। दाईं ओर घना जंगल था और बाईं तरफ एक पुराना उजड़ा हुआ पेट्रोल पंप। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स हाईवे को रोशन कर रही थी। सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी। तभी सड़क के बीचों बीच एक औरत। जैसे ही मैं एक मोड़ पर पहुंचा, मैंने देखा कि एक औरत साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर झुके हुए थे। वो ठीक सड़क के बीच में खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। मैंने अचानक ब्रेक लगाया। ट्रक चीखते हुए रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच रहा था कि इतनी रात को यहाँ कोई औरत क्या कर रही है। मैंने धीरे से हॉर्न बजाया। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया, लेकिन उसका पूरा शरीर वैसे का वैसा ही रहा। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसका चेहरा बिल्कुल पीला और झुर्रीदार था। आंखें काली और अंदर धंसी हुई थीं।
उसके होंठ कटे हुए थे और उसका मुंह धीरे धीरे फैल रहा था, जैसे किसी अजीब सी मुस्कान में बदल रहा हो। मैंने डर के मारे गाड़ी रिवर्स में डालनी चाहिए, लेकिन तभी मेरे ट्रक के ऊपर कोई तेजी से चलने लगा। अब मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने सामने देखा, वो औरत अब मेरे ट्रक की बोनट पर थी। उसने धीरे धीरे अपनी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियों से शीशे को खुरचना शुरू किया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। भागना ही एकमात्र रास्ता था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, गाड़ी को फुल स्पीड में डाल दिया और आगे बढ़ गया। लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। वो अब भी बोनट पर बैठी थी, मेरे चेहरे के ठीक सामने। फिर मैंने अचानक देखा कि सामने एक पुराना मंदिर आ रहा था। जैसे ही मैंने मंदिर पार किया, वो औरत गायब हो गई। मैंने एक गहरी सांस ली, लेकिन मेरी उंगलियां अब भी स्टीयरिंग को कसकर पकड़े हुई थीं। मैं बाहर उतरने में मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह हिम्मत करके भगवान का नाम लेते हुए मंदिर तक पहुंच गया। जब सुबह हुई, गांव वालों ने जो बताया वो और भी डरावना था। सुबह जब मैं एक ढाबे पर पहुंचा तो मैंने वहां के लोगों को ये घटना बताई। एक बूढ़े आदमी ने मुझे घूर कर देखा और कहा, तू बच गया रे भाई। ये वो आत्मा थी जो पिछले 30 सालों से हाईवे पर भटक रही है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, ऐसा क्यों? उन्होंने बताया कि साल 1988 में एक नवविवाहित औरत की हाईवे पर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया था और वो अकेली इस दुनिया से चली गई। तब से हर साल कई ट्रक ड्राइवर इसी जगह हादसे का शिकार होते हैं। मैंने सुना तो मेरी रूह कांप गई। अब जब भी मैं हाईवे 44 पर से गुजरता हूँ, मैं उस जगह जाने से बचता हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ और सड़क पर कोई नहीं होता। खंडवा जिले के एक छोटे से गांव छोटा बड़दा में एक तालाब है जिसे लोग भूतिया तालाब कहते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि इस तालाब के आसपास अजीब घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन लोगों ने इसे महज अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी सोच ही बदल दी। ये बात 2014 की है। मैं रवि अपने गांव छुट्टियां बिताने गया था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति मुझे हमेशा से पसंद रही है। मेरे दादाजी ने बचपन में कई बार उस तालाब के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थी, लेकिन मैंने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। एक रात गांव में बिजली चली गई। गर्मी बहुत थी तो मैंने सोचा कि खेतों की ओर टहलने जाऊं। मेरा दोस्त अर्जुन भी साथ था। चलते चलते हम उस तालाब के पास पहुंच गए। तालाब एकदम शांत था, लेकिन अजीब बात यह थी कि वहां पानी में कुछ लहरें उठ रही थीं, जबकि हवा एकदम बंद थी। अर्जुन ने मजाक में पत्थर उठाकर तालाब में फेंका। पत्थर गिरते ही पानी में हलचल तेज हो गई, जैसे किसी ने अंदर से उसे पकड़ा हो। हमें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन हमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तभी अचानक हमें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी, पर आसपास कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। अर्जुन ने मुझसे कहा, भाई यहाँ से चलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने भी हामी भर दी। जैसे ही हम मुड़े, अर्जुन ने पीछे देखा और घबराकर चिल्लाने लगा, रवि वो देख। मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो तालाब के किनारे एक परछाई खड़ी थी। वो किसी औरत की परछाई थी, लेकिन उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। वो हमें घूर रही थी, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। हम दोनों भागने लगे, लेकिन ऐसा लगा जैसे हमारी टांगें भारी हो गई हों। किसी तरह हम भागते हुए गांव पहुंचे और घर वालों को सारी बात बताई। दादाजी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था उस तालाब के पास मत जाना, वहाँ एक आत्मा का साया है। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत ने इसी तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। वो गर्भवती थी और उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत प्रताड़ित किया था। जब उसका पति उसे लेने नहीं आया तो उसने मायूसी में तालाब में कूदकर जान दे दी। तब से वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने वहाँ सफेद साड़ी में एक औरत को घूमते देखा है। मैंने सोचा कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन अगले दिन सुबह जब मैं तालाब की ओर गया तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ की मिट्टी पर गीले पैरों के निशान थे और वो निशान तालाब से बाहर की ओर आ रहे थे, लेकिन वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। तालाब में दिखी उस परछाई के बाद मैंने और अर्जुन ने तय कर लिया था कि हम कभी वहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन वो रात मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं जितना इसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता। कुछ था वहाँ, कुछ जो हमें देख रहा था, जो हमें अपने पास बुला रहा था। 2 दिन बाद अर्जुन के साथ अजीब चीजें होने लगी। पहले तो वो बहुत चुप सा रहने लगा। उसकी माँ ने बताया कि रात को वो नींद में बड़बड़ाने लगा था, मुझे मत बुलाओ, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। एक रात अर्जुन ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी, रवि कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे है। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ ऐसा लगता है कोई मेरे कानों में फुसफुसा रहा है। मैंने उसे समझाया कि ये सिर्फ डर है, लेकिन सच कहूँ तो मैं खुद घबराया हुआ था। जब मैंने अपने दादाजी की घटना बताई, जब अर्जुन की हालत देखी, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम लोग उस तालाब से कुछ लेकर तो नहीं आए?
अर्जुन ने झट से मना कर दिया, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। भाई, जब हमने तालाब में पत्थर फेंका था तब वहाँ कुछ अजीब सा चमक रहा था। मैंने पानी से एक पुरानी चूड़ी निकाली थी और उसे घर ले आया था। ये सुनते ही दादा का चेहरा सख्त हो गया। यही गलती हो गई। वो आत्मा वही चूड़ी पहनती थी जो उसकी मौत के बाद भी तालाब में रह गई थी। वो अब तुम्हारे पीछे है अर्जुन, उसे वो चीज वापस चाहिए। उस रात गांव में बारिश हो रही थी। अर्जुन और मैं कांपते हुए तालाब के पास पहुंचे कि हमें चूड़ी वापस पानी में डालनी होगी और माफी मांगनी होगी। जैसे ही अर्जुन ने चूड़ी पानी में फेंकी, तालाब में भयंकर हलचल मच गई। लगा जैसे कोई पानी के अंदर से जोर जोर से सांसें ले रहा हो। पानी में बुलबुले उठने लगे, ठंडी हवा चलने लगी और तभी तालाब के दूसरी तरफ हमें वही परछाई दिखी। इस बार वो ज्यादा साफ थी। एक औरत भीगे हुए बालों के साथ सफेद साड़ी पहने हमें घूर रही थी। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, चेहरा डरावना और विकृत। अर्जुन ने एक चीख मारी और तभी वो औरत एक झटके में हमारे पास आ गई। तुम्हें बुलाया था मैंने, आ गए वापस, उसकी आवाज गूंजी। हम दोनों ने डर के मारे मुंह फेर लिया और दादाजी ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी, तालाब की लहरें भयंकर रूप से उठने लगीं और अचानक सब कुछ शांत हो गया। हमने डरते डरते पीछे देखा, परछाई गायब थी। तालाब का पानी शांत हो चुका था। हम भागकर घर पहुंचे। अगले दिन जब गांव के लोग तालाब पर गए तो वहां किसी ने पानी में एक अजीब सी चीज तैरती देखी। वो अर्जुन की वही चूड़ी थी जो उसने वापस फेंकी थी। अर्जुन ने कुछ दिनों बाद गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने मुझसे कभी उस रात के बारे में बात नहीं की। आज भी जब मैं गांव जाता हूँ तो रात में तालाब के पास से गुजरते हुए ठंडी हवा महसूस करता हूँ। कभी कभी लगता है कि कोई देख रहा है कहीं।